नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पेंशन ही तो सरकारी नौकरी का असली मोह होती है। ये मोह इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजारने के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन पुरानी पेंशन बंद होने के बाद नई पेंशन स्कीम ने कर्मचारियों के सामने रिटायरमेंट के बाद गुजर बसर करने का एक रास्ता बंद कर दिया। सीपीएफ का पैसा भी सरकारी खजाने के बजाय शेयर मार्केट जैसे कारोबार में लगाने की योजना बना दी गई। इधर आज एक बार फिर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लखनऊ में लाखों कर्मचारियों ने हल्ला बोल कर दिया और सरकार से बातचीत फेल हो गई। अब 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर पुरानी पेंशन पर नई टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये नारेबाजी, ये हंगामा और ये हड़ताल, पुरानी पेंशन की ये वो नई टेंशन है जो प्रदेश सरकार की पेशानी पर परेशानी का सबब बन सकती है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी एक बार फिर एकजुट हुए हैं। 1.5 से 2 लाख की संख्या में इन कर्मचारियों ने सरकार को चेता दिया है कि अगर उनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को नहीं माना गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये लोग अपनी इस मांग के लिए पिछले कई दिनों से ही नहीं बल्कि कई वर्षों से प्रयासरत हैं। आज इस भीड़ को इकट्ठा करने में राज्य कर्मचारियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ये सरकार से आर पार की लड़ाई है और अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए भी सरकार तैयार रहे। पेंशन बहाली मंच के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में कर्मचारियों का जमावड़ा लगा। टीचर, इंजीनियर, अध्यापक सहित सूबे के तमाम कर्मचारी इस महारैली में शामिल हुए। सारे लोग शामिल हैं, सारे कर्मचारी, लगभग 90% कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सभी लोग शामिल हैं इसमें। और वो सारा का सारा इसमें आंदोलन, अधिकारी भी इसमें है, शिक्षक भी है, सारे लोग इसमें शामिल हैं। सबका मुद्दा है ये, अधिकारियों का भी है, पुलिस विभाग का भी मुद्दा है, सबका मुद्दा है। दरअसल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया था। लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी नौकरी में जीवन गुजारने वालों का बुढ़ापा बिना पेंशन के गुर्बत में दम तोड़ता दिखा। चलिए अब एक बार नई और पुरानी पेंशन के पन्नों को पलट लेते हैं। केंद्र राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद कर दी, उसकी जगह नई पेंशन स्कीम शुरू की गई। पहले कर्मचारियों का जीपीएफ कटता था जो सरकारी खजाने में जाता था। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का सीपीएफ कटता है। सीपीएफ की रकम शेयर बाजार में लगती है, सरकारी खजाने में नहीं रखी जाती। राज्य कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनका 700 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। यानी नई पेंशन स्कीम के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार या किसी कंपनी के हवाले कर दिया। ऐसे में 50-60 साल बाद रिटायर होने पर उस समय कर्मचारी का पैसा कौन देगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं दिखती। फिर सवाल उठता है कि पूरी जवानी नौकरी में लगाने वालों का बुढ़ापे में कौन सहारा होगा। पुरानी पेंशन के संदर्भ में उनका प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रत्यावेदन दिया है और उस प्रत्यावेदन पर को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक सी प्रावधान है, एक नीतिगत निर्णय है। अभी एजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है 80% रुपया, यानी 900 करोड़ का 700 करोड़ रुपया सरकार ने हमारे खाते में ही नहीं डाला। ये बड़ी विडंबना है कि हमारा पैसा कहाँ गया आखिर। आपने कहा था शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट में भी लगाया आपने। तो शेयर मार्केट में जुए में आप पैसा लगा रहे हैं, 13 साल में आप सिस्टम नहीं बना पाए तो हमारा हाल क्या होगा ये तो बताइए। 30 साल बाद हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, सारा पैसा हमारा गड़बड़ा जाएगा। जब एक आदमी रिटायर होगा तो उसको कोई हिसाब भी नहीं दे पाएगा। बहरहाल अब इसे नेताओं का सौभाग्य कहें या सरकारी नौकरी वालों का दुर्भाग्य। माननीय नेताजी अगर एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बन जाएं तो जीवन भर पेंशन लेते हैं, लेकिन नौकरी में जीवन खपा देने वालों की पेंशन बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है तो एमपी एमएलए को पेंशन क्यों? सवाल ये भी है कि आखिर इस अहम मुद्दे पर 13 साल से कोई सिस्टम क्यों नहीं बना है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जन सरोकारों का अगर महाबहस कहें, जन सरोकारों से जुड़ा ये प्रोग्राम कहें तो इसमें गलत नहीं, क्योंकि महाबहस में हमेशा बात जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे की ही होती है। आज भी टॉपिक यही है। इससे पहले कि हम दर्शकों के पास जाएं, हमारा जो पैनल है, हमारे जो खास मेहमान हैं, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चंद्रभूषण पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हरि किशोर तिवारी, संयोजक पुरानी पेंशन बहाल मंच। दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षक संघ, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जो परंपरा है इस प्रोग्राम की, हम अपने दर्शकों से सवाल करते हैं। हमारा जो सवाल है बहुत सीधा सा सवाल है, कोई किंतु परंतु नहीं है दर्शकों के सामने, जैसा कि राजनेताओं के सामने होता है। इसलिए सीधा सा सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए? हां, नहीं, पता नहीं। 3 ऑप्शन हमारे दर्शकों के सामने, जिसके जरिए ट्वीट कर वो अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। हमारे दर्शक अपनी राय आप हम तक भेज सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कशन पर लौटते हैं। सबसे पहले अमिताभ अग्निहोत्री, आपके पास आते हैं। अमिताभ जी, ये जो नई टेंशन है, ये टेंशन किसकी है? राज्य कर्मचारियों की है, सरकार की है? क्योंकि सरकारें बदल रही हैं, इनकी मांग, आंदोलन जारी है, लगातार बड़ा होता जरूर जा रहा है, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल, देखिए यही चिंता की बात है। ये वो तंत्र है जो सरकारों के निर्णयों को जमीन पर लागू कराने की मशीनरी है। वो मास्टर हो, वो पुलिस का कर्मचारी हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, वो पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी हो, वो जीएसटी का कर्मचारी हो, सेल टैक्स का कर्मचारी हो, किसी विभाग का कर्मचारी हो, बिजली विभाग के लोग हो, सरकार के फैसलों को जमीन पर लागू कराने के लिए यही तंत्र है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। उसमें 3 लेयर मान लीजिए, टॉप ब्यूरोक्रेसी, मिडिल और लोअर कर्मचारी। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कर्मचारी। पूरे जीवन एक सेवा उसकी रहती है, तो उसको पहले ही निश्चिंतता थी 2004 से पहले कि भाई ठीक है 30 साल 35 साल सेवा करेंगे शासन की, तो उसके बाद मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी परिवार की योगक्षेम की जिम्मेदारी शासन लेगा पेंशन के जरिए। यह निश्चिंतता रहती थी। वो निश्चिंतता हटी। तर्क आया था उस वक्त जब यह प्रस्ताव आया था केंद्र के स्तर पर कि बदलते जमाने में ये बहुत भारी बोझ है भाई, इसको बाजार के हवाले किया जाना चाहिए। 2005 में उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया। एक तो क्या किया जाना चाहिए इस व्यवस्था को बाजार के हवाले, यही प्रश्न अब तमाम आलोचनाओं को, विवादों को जन्म दे रहा था। और इसमें भी ज्यादा कष्टप्रद स्थिति ये कि इतने वर्षों में, 12-13 वर्षों में, 14 वर्षों में कोई एक पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई नई स्कीम के लिए तहत भी। अभी ये तमाम कर्मचारी नेता बता रहे थे कि 700 करोड़ रुपया कर्मचारियों का कहां लगा है, कहां निवेश हुआ है, इसकी लिखत पढ़त कहीं कोई सूचना विधानसभा में आई नहीं। अगर यह स्थिति है तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। फिर कर्मचारी कैसे काम कर पाएगा? उसको यह पता ही नहीं कि जो उसका पैसा कटा वो गया कहां, और इस बात की अक्षुण्ण गारंटी नहीं कि कल वो सेवानिवृत्त होगा तो उसको कुछ मिलेगा मासिक तौर पर। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहूंगा, मैं अर्थशास्त्र का तो बहुत जानकार नहीं, हिंदुस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिजाज में अंतर है, तासीर में अंतर है। चंद्रभूषण जी, वहां का जो व्यक्ति है वो साल में 10 ही महीने नौकरी करता, 2 महीने पर्यटन करता है। उसकी शैली है, उसी शैली में विकसित हुआ वो राष्ट्र।
भारत उस शैली का देश नहीं। यह बंधे बधाई लीक पर सुनिश्चितता के साथ जीवन जीने वाला देश है। बहुत ज्यादा एडवेंचर इस मुल्क को प्रिय नहीं रहे कभी। इतिहास उठा के देख लीजिए, ये दोनों की तासीर में अंतर है भाई, इसको भी समझना पड़ेगा। क्या हमने वो सुनिश्चितता हटा दी तो उसका असर फिर परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। अगर आपने उनके उस दिमाग में ये खतरा पैवस्त कर दिया कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, तो वो जब तक सेवा काल में रहेंगे कैसे अपना सर्वोत्तम दे पाएंगे, ये सवाल उठता है। हरकिशोर जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। बताइए समस्या कहां पर ज्यादा है और सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, समस्या ये है कि अंग्रेजों के जमाने से हमारी पेंशन जो चली आ रही थी, इसीलिए लोग नौकरी में, सरकारी नौकरियों में जाते थे कर्मचारी और अधिकारी, कि भाई वहां पे पेंशन मिलती है और वहां हम लोग, हमारा जीवन आखिरी में सुरक्षित रहेगा। लेकिन 2005 के बाद, या 2004 से कहें, केंद्र का कहें, 2005 में स्टेट गवर्नमेंट का कहें, वहां पे इसको समाप्त किया गया। और समाप्त करके उन्होंने कहा भाई हम 10% आपका भी काटेंगे, चलिए आप काट लीजिए हमारा 10% सरकार डालेगी, और उसके बाद हम इसको शेयर मार्केट में लगाएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट करके आपको देंगे और आपको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हमसे कहा गया, तमाम बैठकों में, चीफ सेक्रेटरी की बैठकों में कहा गया, सच कहा गया, लिखित में हमारे पास सब उपलब्ध है। लेकिन जब हमने 2012 के आसपास आकर ये पूछना शुरू किया सरकारों से और पेंशन निदेशालय से कि भाई हमारा पैसा कहां है और कितना जमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई 2008 तक तो हमने इस पर विचार ही नहीं किया, हमारा सिस्टम ही नहीं बन पाया था, और 3 साल तो हमने कुछ निकाला ही नहीं और डाला ही नहीं आपके साथ, और उसके बाद में जो हमने निकाला है, डाला है, हमारे पास रखा हुआ है, हम अभी विचार कर रहे हैं इसको कहां लगाया जाए। चलिए यहां बात हो गई, यहां कुछ खतरा मर रहा है हमको। इसके बाद अभी एजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट ने विधानसभा में कहा, सीएजी हमारी नहीं है, सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उसने कहा कि नहीं साहब 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया ऐसे नहीं बता रहा मैं, 900 करोड़ में से 700 करोड़, यानी 80% रुपया नहीं डाला इन्होंने। ये एक बड़ा अमाउंट है हमारे लिए। अगर हमारा 20% रुपया डाला गया है तो हमारा 80% रुपया आपने दूसरी योजनाओं में लगा दिया। भाई ये क्या रहा, हम कहां तक देख पाएंगे आपको, हम 13 साल में सिस्टम को कहां तक फॉलो करेंगे। हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसको कैसे फॉलो करेगा, वो रिटायर होने लगा, उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसको 1,500 रुपए की पेंशन आप पकड़ा रहे हैं। तो हमारा कहना यही था कि भाई इतना पैसा काटने के बाद भी आप सिस्टम को 13 साल नहीं बना पाए तो उसको खत्म करो, अपने सिस्टम को हमें पुराने में आने दो, जो हमारा पुराना सिस्टम था उसी में जाने दो हमको। अगर आप ज्यादा दे सकते थे, बरोबर दे सकते तो ठीक है, आप शेयर मार्केट में जाइए, आप जुआ खेलिए, जो करना हो, जहां लगाना हो लगाएं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकारें पैसा जब इकट्ठा होता है तब उसको ऐसे फंड मैनेजरों को देती है जिनके सगे होते हैं, उन सगों को दीजिए आप, वो बाद में मिलेंगे नहीं, ढूंढने नहीं मिलेंगे, सरकार चली जाएगी उसके 30 साल बाद हमको, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। ठीक, हमारा तो ये कि आप पैसा लीजिए, आपके आयुष से लगवाइए, जहां लगवाना है वहां लगा दीजिए, हमको उतना पैसा दीजिए जो हमारा अच्छे ढंग से रखते लगे कि हमारा। हरकिशोर भाई रुकना होगा। दिनेश शर्मा जी, आप बताइए मूल समस्या की जड़ कहां और कर्मचारियों को, अध्यापकों को आशंका क्या, ताकि सत्ता सुने, राजनीतिक वर्ग सुने, आवाम सुने। 60 और 62 वर्ष की आयु तक कर्मचारी पूरे मनोयोग से सरकार की सेवा करता है, और इसीलिए करता है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार मेरे भविष्य को लेकर के एश्योर है कि मुझे पेंशन मिलेगी। लेकिन जो आज परिस्थितियां हैं, जैसा भी तिवारी जी बता रहे थे कि 13 साल का जो आउटपुट निकल करके आया है, अभी रखरखाव ही नहीं पता है, कर्मचारी का 10% काटा जा रहा है, 700 को इनको डालना था वो नहीं डाला है। तो आज हमने तो वार्ता में कहा कि हमको ये क्या, आज वो चाहते थे कि इस पर बहस हो एनपीएस पर, हमने साफ कह दिया क्योंकि ये पेंशन समाप्त करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने डिप्टी सीएम साहब से कहा कि चूंकि पिछली सरकार में भी हमने एजिटेशन किए थे, जब माननीय अखिलेश जी थे तब भी हमने एजिटेशन किए थे, लेकिन उस समय एक बात आई थी, इनके वरिष्ठ मंत्री थे राम गोविंद चौधरी जी थे और अहमद हसन साहब थे, उनसे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि भाई केंद्र के विपरीत जाकर के हम नीति बनाएंगे तो आपके वेतन का अंदाज जो केंद्र से मिलता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो यही बात आज हमने डिप्टी सीएम साहब से कही कि आज आप सर्वशक्तिमान हैं, आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं, और खत्म करने वाले भी आप ही हैं। तो आपकी नैतिकता यही है कि ये जो हमारी जो पुरानी पेंशन आपने समाप्त की है इसको बहाल करिए। और आज की डेट में हमारी यही मांग है कि हमको ये अब बाबूगिरी वाला काम नहीं करना है कि 13 साल में आपने क्या किया है। हमारी मांग है कि जो आपने समाप्त की है आप वही हमारी बहाल करिए। जी ठीक बात, ठीक। चंद्रभूषण पांडे जी, मैं ये विषय आज मूलतः
इस मसले पर संवाद करने के लिए नहीं लाया कि 2004 में हुआ क्या था और 5 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। मैं इस बात से ज्यादा क्षुब्ध हुआ, 13 साल हो गए, अभी सिस्टम ही नहीं बन पाया। अजब तमाशा है देश में भाई, एक। और दूसरा, 700 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों का काट लिया, काट के रख लिया मेज के नीचे। विभाग ने अपना डाला नहीं, कहीं नियोजन किया नहीं। ये तो स्वीकार करने योग्य गलती नहीं है ना इसकी माफी होनी चाहिए। चंद्रभूषण जी, मैं स्पष्ट करता हूं अमिताभ जी। देखिए, मैं इस विषय को थोड़ा सा समय लूंगा। पहली चीज तो यह है कि मैं समस्त जो भी ऑडियंस आज हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुन रहे हैं, मैं उनको अपनी बात रखना चाहता हूं, पार्टी का और सरकार का। हम बहुत खुले दिमाग से, खुले मन से, बड़े मन से, बहुत संवेदनशीलता, संजीदगी के साथ, सरोकार के साथ ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो सरकारी कर्मचारी है वो परिवर्तन का वाहक है। लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम उसके साथ बहुत ही संवेदना के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वो अपने को अलग न समझे, नंबर 1। नंबर 2, ये बात अभी हरकिशोर तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हम लोग इनके साथ कई बार जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी आंदोलनों में हम भी शरीक हुए हैं, हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही, नो डाउट, जब अप्रैल 2005 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आई तो उसको लेकर के एडॉकिज्म के दौर थे। सपा की सरकार उस दौर में हुआ करती थी, फिर बसपा की सरकार आई, फिर सपा की सरकार आई। नो डाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर जो ये सरकारें कुख्यात रही हैं, और उन्होंने अगर ऐसी कुछ गलतियां की हैं तो मैं उन गलतियों को क्षमा नहीं कर सकता। हां, इतना मैं जरूर बहुत जिम्मेदारी के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बोल सकता हूं कि एक एक पाई सरकारियों कर्मचारियों को कहीं गायब नहीं होने जा रहा है। नंबर 1, वो पैसा सुरक्षित, उनके हिस्से का पैसा है, वो उनको रिटर्न होगा। दूसरी चीज, नहीं, हम सभी जानते हैं कि जब देश बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, तो कई एक परिवर्तन होते हैं जी। हां, देखिए, देश काल परिस्थितियों के साथ जो गतिशीलता आती है, तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक नया भारत खड़ा हो रहा है, एक श्रेष्ठ यूपी बन रहा है, तो इस देश की बड़ी आबादी को भी जन सुविधाओं की जरूरत है, उनको भी संसाधनों के साथ विकास करने की जरूरत है। और सरकार की जिम्मेदारी में जितनी प्राथमिकता हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, मजलूमों के प्रति बनती है। मैं मानता हूं कि मैं जब समाज के वंचित वर्ग के साथ न्याय करने की कोशिश करता हूं तो मैं इनकी उपेक्षा नहीं करूंगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, न्यू पेंशन पॉलिसी नो डाउट अभी प्रारंभिक दौर में है, अभी शायद कोई भी कर्मचारी उस न्यू पेंशन पॉलिसी में रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मैं एनपीएस का स्टडी कर रहा था, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि 15-16% का रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है। ठीक है चंद्रभूषण जी, अभी रोकेंगे आपको। 2 बातें आपके वक्तव्य से मेरे उस पर मेरी समझ में आई, जिन पर मुझे लगा कि मैं छोटी सी टिप्पणी करके जूही जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि अभी नए दौर में है, प्रयोग के दौर में 13 साल प्रयोग में लगेंगे तो फिर हो गया, कल्याण भैया, लिख लो कागज पर। पांडे जी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक मिनट रुको भाई, रुको तो। अभी अरे रुको तो चंद्रभूषण जी, अरे रुको तो भाई, आप बोलिए। आप पढ़ के आए हैं मुद्दे को, तो मैं भी इसी प्रदेश में रहता हूं, मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूं मित्र, थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है मेरे पास भी, गलती से सीखते रहते हैं। आपने कहा अभी कोई रिटायर नहीं हुआ, मसला रिटायर होने का नहीं है, मसला है 700 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड कैसे पड़ा रहा। नई व्यवस्था भी करनी थी तो उसकी पहली शर्त थी, जब ये वाजपेयी के समय में आया, वाजपेयी जी के समय में ये मसला ये तय हुआ कि भाई बाजार में निवेश करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, वो झोले में रखने के लिए नहीं थी। आप लोगों के लिए सरकार सपा की होती है, बसपा की होती है, भाजपा की होती है, कांग्रेस की होती है। अमिताभ अग्निहोत्री के लिए सरकार उत्तर प्रदेश की होती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, उसको उत्तर प्रदेश शासन कहा जाता है। अगर मैं मास्टर हूं तो मेरी तो भैंस पानी में गई। सपा वाले ये कह के बच गए कि बसपा की सरकार थी, बसपा वाले बच गए सपा की, और भाजपा वाले बोले उन दोनों की।
तो ये कहां जाएंगे? हरकिशोर तिवारी बच नहीं रहा और हूं। दिनेश शर्मा। 1.5 साल तो हो गया ना, 1.5 साल में ये मसला आया नहीं आपके संज्ञान में कि 700 करोड़ रुपया इसे कैसे पड़ा है? इसलिए मैंने इस मसला आज उठाया। जूही सिंह जी, सरकारें किस काम में व्यस्त रहती भाई? 5 साल आप लोग भी रहे, कोई सिस्टम नहीं बना पाए पेंशनर्स के लिए। जी बाबू लोग क्या कुल्फी खाते रहे पूरे 5 साल? क्या करते रहे? या फीता काटते रहे? अमिताभ जी, जो मांगे तिवारी जी ने और शर्मा जी ने उठाई हैं, जी अरे बिल्कुल तिवारी आप जी तो ठीक सही है कह जूही रहे हैं, जी, शर्मा जी मेरा और तिवारी सवाल है जी ने 5 उठाई, साल बिल्कुल 5 वाजिब साल मांगे। उत्तर हाँ, वही प्रदेश के बाबू व्यवस्था जी। क्यों नहीं बना पाए? ये तो पूछेंगे अमिताभ जी, अभी तो इस कठिनाई का हल कर लिया जाए, क्योंकि ये मांगे वाजिब हैं। कोई सरकार ने नहीं किया या किसी ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रक्रिया में फर्क पड़ेगा, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर पाते हैं। और उस समय बातचीत चली, क्यों नहीं हुआ? इसको अगर छोड़कर ये देखें कि योगी आदित्यनाथ ने भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक चिट्ठी लिखी थी, जो अंशु जी बताएंगे, मनमोहन सिंह को, कि उन्होंने कहा था कि न्यू पेंशन स्कीम को बिल्कुल हटा दिया जाए। तो वो 17 महीने में क्यों नहीं कर पाए और केंद्र सरकार 4.5 महीने में क्यों नहीं कर पाई? इससे तिवारी जी और शर्मा जी की कठिनाई भी नहीं हल होगी। न तो जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि पुरानी सरकारें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुख्यात थी, लेकिन ये स्कीम नहीं है, तो अजीब विरोधाभास है। आप पढ़कर आते नहीं है तो आप शायद समझना नहीं चाहते। दूसरी बात अमिताभ जी, सबसे बड़ी कठिनाई जो आपने पॉइंट आउट की कि ये भारत है, अमेरिका नहीं है। जरूर उदारीकरण का दौर है, हम कभी कभी IMF जैसी संस्थाओं की पूरी प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक रेटिंग मिल जाती है या हमें कर्ज मिल जाता है, केवल इसलिए कि आप न्यू पेंशन स्कीम को फॉलो करें। और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही तो हम किसान को पहुंचते हैं, हम अपनी योजनाओं को जमीन में लाते हैं, क्योंकि क्रियान्वयन जैसा आपने कहा आप ही करते हैं। तो आपकी मांगे सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे आगे बढ़ना चाहती है तो मैं यही कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है। आप उनकी मांगों को एक्सेप्ट करिए। और जो आपको तिवारी जी ने कहा कि जरूर हमको भी जानने का हक है कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, इस पे हम कहें कि हम क्यों नहीं कर पाए और आप कहें कि हम नहीं करेंगे, इससे तो समस्या का हल होगा नहीं अमिताभ जी। जी ठीक बात जो ये आपने प्रैक्टिकल बात और कही। अधिकार की बात है अमिताभ जी, ये कोई किसी के ऊपर न्याय नहीं कर रहा है। अधिकार की बात। जी ठीक बात है। अंशु अवस्थी जी, मैं कहता हूं मेरी तनख्वाह से चवन्नी कटे तो भी मुझे पूरा हक है जानने का कि उस चवन्नी का क्या हो रहा है। नहीं हक है? मेरी तनख्वाह से अगर 5 रुपया भी कट रहा है तो उसमें 5 सरकार को लगाना है और फिर वो किसी ऐसी सुयोग्य जगह इन्वेस्ट करना है जो जैसा चंद्रभूषण भाई कह रहे थे 16% 18% यील्ड आए, रिटर्न आए। अभी तो और ही छोर नहीं पता कि लगेगा कि नहीं लगेगा, सरकार ने कंट्रीब्यूशन दिया कि नहीं दिया। 700 करोड़ कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होके झोले में रखा है। अमिताभ जी, निश्चित तौर से बिल्कुल इस पर अमल होना चाहिए। और सबसे पहले मैं अपना मत स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ है। आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था हमारे नेतृत्व से और हमने भी दिलासा दिलाया है कि निश्चित तौर से हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए अमिताभ जी, इसमें जो मैं समझ पाया इस पूरी डिबेट में आपकी बात से और कर्मचारी जो नेता यहां पर तिवारी जी बैठे उनकी बात से, पूरा मामला इसमें संदिग्ध है और विश्वास को लेकर है कि यदि ये मांग कर रहे हैं कि भैया हमारा पैसा कहां लगा है बताइए, तो उसको आज तक कोई बता नहीं पाया कि पैसा कहां लगा। और जब कैग की रिपोर्ट आई तब ये धोखाधड़ी भी निकल के आई। ये धोखाधड़ी है, निश्चित तौर से आप हमारा पैसा ले रहे हैं और हमको बता नहीं रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी है पूरी तरीके से। 900 करोड़ रुपया कर्मचारियों का और 900 करोड़ सरकार की तरफ से भी लगना है 10%, तो 1800 करोड़ हुआ अमिताभ जी, वो सिर्फ 700 करोड़ नहीं है। जानने का पूरा हक है और इसमें विश्वसनीयता की कमी पड़ गई है। मुझे लगता है आज इसीलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। दूसरा, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये है मेरे पास उसकी कॉपी, मुझे मालूम है चिट्ठी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब 18 महीने हो गए हैं तो कम से कम जब आप दूसरी सरकार के समय तो कर्मचारियों के मुद्दे पर आप राजनीति कर लेते हैं। आज आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। हम अनुरोध के साथ कहेंगे ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो 35 साल 40 साल नौकरी करता है वो 60 साल के बाद कहां जाएगा, किस शेयर मार्केट कंपनी के पास जाएगा कि भैया मेरा पैसा यहां लगा था कि वहां लगा था, वो ढूंढेगा।
तो कहने का मतलब यह है कि इसमें बिल्कुल कोई राजनीति नहीं, पूरी तरीके से इसमें निष्पक्षता के साथ जो देश की समाज की सेवा दे रहा है अपनी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। या तो नई स्कीम में जैसा भी संगठन मांग करता है बिल्कुल उसी को 100% अनुपालन होना चाहिए। ठीक है अंशु अवस्थी, ठीक है। मुझे दो बातें लगती हैं जो ब्रेक के बाद जिन पर चर्चा होनी चाहिए। पहली चीज ये मैं कहूंगा अपने मित्र चंद्रभूषण जी से, इस पर आप चिंतन करके जरूर रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आप सरकार में हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर आपसे ही होगा। शेयर बाजार का ऐसा कौतुक भी हम लोग देखते हैं कि टीवी पर खबर फ्लैश होती है, 3 घंटे में 10,000 करोड़ का घाटा, 6 घंटे में 25,000 करोड़ का घाटा। अब जो डाकिया है, जो कंपाउंडर है जिला अस्पताल में, माफ करिएगा चंद्रभूषण जी, वो नहीं झेल पाएगा। आप लोग झेल लोगे, मालिक लोग हो, बड़े लोग हो। प्राइमरी स्कूल का मास्टर नहीं झेल पाएगा, मर जाएगा हार्ट अटैक से। बाद में भले ही खबर झूठ निकले, उसकी चवन्नी सुरक्षित हो वहां, लेकिन जब वो टीवी पर ये देख लेगा कि 10,000 करोड़ डूब गए एक अफवाह से, उसका हार्ट अटैक होगा। आप लोग बड़े लोग हो, लेकिन उसका हो जाएगा। उसको बिटिया की शादी उसी से करनी है, अम्मा की आंख का ऑपरेशन उसी पैसे से कराना है, जो खेत रेहन रखा है वो भी छुड़वाना है उसी से। ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात जो अंशु ने कही, मैंने तमाम कर्मचारियों से बात की, तो उसमें वो बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अंशु अवस्थी ने कही। विश्वास का संकट पैदा हो गया। कर्मचारी ये समझ नहीं पा रहा कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो मैं किसकी कुंडी खटखटाऊंगा, कहां जाऊंगा। मुझे कहीं ये जवाब तो नहीं मिल जाएगा कि भाई शेयर मार्केट है, डूब गया, ज्यादा मिलता तो हमको दे देते क्या, अब डूब गया जाओ। तो उसके हाथ से तो तोते उड़ जाएंगे ना। और एक दूसरा प्रश्न मैं चाहूंगा, इस पर भी एक बार और फोकस होना चाहिए। 13 साल, आधी एक पीढ़ी की 25 साल में एक पीढ़ी डेवलप हो जाती है, आधा कालखंड समझ लीजिए। अभी हम व्यवस्था डेवलप नहीं कर पाए। आपका महाबहस में आज का मुद्दा है राज्य कर्मचारियों का जो पेंशन, ये जो सिस्टम है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, एक बड़ा मुद्दा आज महाबहस में। अमिताभ जी के पास चलूंगी। अमिताभ जी, 2 सवाल है। पहला ये कि राज्य कर्मचारियों को हक है ये जानने का कि उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है, कौन देगा ये जानकारी उन्हें। और दूसरा, बहस में हमने पहले सेगमेंट में देखा कि किस तरह से पूरा विपक्ष इस बात पर सहमत है कि हां, सरकार को चाहिए कि फैसला बदल दे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दे। जब विपक्ष एकजुट है, फिर भी वो सरकार पर इतना दबाव क्यों नहीं बना पाता कि लोगों के भविष्य को लेकर के एक बड़ा फैसला हो सके? मैंने कहती कि पहले जो दूसरी बात आपने कही उस पर मैं कह दूं, बहस के लिए टीवी की बहसों में एक लाइन लेना बहुत सरल है। ये 2004 में लागू हुई नई पेंशन व्यवस्था भारत में। उसके बाद 10 बरस लगातार कांग्रेस की सरकार रही, और वो भी देश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तब नहीं समझ में आया किसी को। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। मैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की राजनीति में इस मुद्दे को नहीं फंसने देना चाहता। हमने हर मौसम देखा है किसको कर्मचारियों की कितनी चिंता थी, ये मैंने भी देखा और हरकिशोर तिवारी ने भी देखा। इसलिए उस विवाद में बहस चली जाएगी तो समझ लीजिए कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता। मैं बहस को उस ट्रैक से बचा के लेके चलना चाहता हूं। तिवारी जी, क्या मूल रूप से यह डर है छोटे कर्मचारी के जहन में? जो लोग कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर हो गए उनको छोड़ दीजिए, जो ननकू और रज्जाक प्रजाति के कर्मचारी हैं लाखों की तादाद में, जिन्होंने कभी शेयर बाजार का शाह नहीं जाना, जो जानते नहीं कि ये दलाल स्ट्रीट कहां है, जो बैलेंस शीट नहीं जानते कंपनियों की, क्या ये डर है उन लाखों कर्मचारियों के जहन में कि शेयर मार्केट का मतलब 11,000 वोल्ट का करंट,
आर या पार, 1 मिनट में पैसा बढ़ भी सकता और 1 मिनट में जो है वो भी डूब सकता, ये डर भी है। बिल्कुल सही बात है, यही डर है। अभी आदरणीय पांडे जी कह रहे थे और वही सरकार ने हमसे कई बार कहा कि भाई आपको 16% देंगे हम। हमारा कहना है कि सरकार 16% ले जाए हमारा, हमको 12% दे दे, हम 12% ले लेंगे। हमको कह दे 12% हर साल मिलेगा, जीपीएफ की तरह आपके अकाउंट में चला जाएगा और हम आपको हर महीने दिखा देंगे, हर साल दिखा देंगे, हम सहमत हैं। 4% सरकार ले जाओ उसको, आईएएस बैठे हुए वो अपना शेयर मार्केट में खेलते रहे खेल, हमें क्या दिक्कत आ रही है भाई। हम कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे इनसे, हम तो कह रहे ज्यादा वाला भी आप ले जाओ। अभी आपने कहा था ना कम वाला इनको दे दोगे क्या ज्यादा हो जाएगा, हम देने को तैयार है। हम 16% इनको दे देंगे, हमको 12% दे दो आप और कहो कि इतना ही आपको मिलेगा, हम ले लेंगे उसको। लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास जो 13 साल की वर्किंग स्टाइल देखा है इस कार्यक्रम में, उससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, हमारे कर्मचारी सहमत नहीं है। हमने देखा पूरा, उसको नजदीक से देखा है कि हमारा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं देख पाएगा, ये हिसाब किताब नहीं ले पाएगा सरकार। जब वो रिटायर होगा वो अकेला आदमी होगा। दूसरी बात यह कि 45 साल में आप भर्ती कर रहे हैं, 45 साल में भर्ती होने के बाद 60 साल में रिटायर कर रहे हैं, 15 साल तो होगा इसको। जो 45 साल का भर्ती हुआ होगा आपका आदमी 2005 में, वो तो रिटायर होने जा रहा है सारा हमारा। और जो लोग डेथ हो रही जिनकी, उनकी तो बुरी हालत है इसमें, उनको तो 500-700 रुपए पेंशन नहीं मिल रही। तो ये इतनी सारी खामियां हैं जिसको हम लोगों ने देखा है, जो प्रैक्टिकल में आने लगी हमारे सामने, उसके कारण हम नहीं चाहते कि ये हमारे ऊपर लागू हो। हरकिशोर भाई वो ले जाए जी। हरकिशोर भाई बड़ी आपने व्यवहारिक बातें उठाई। दिनेश शर्मा, क्या कर्मचारी ये नहीं समझ पा रहा कि रिटायरमेंट के बाद वो कुंडी किसकी खटखटाएगा, कौन देगा पैसा, ये संकट है? कर्मचारी बिल्कुल समझ रहा है। अभी आदरणीय पांडे जी बता रहे थे कि इसमें आफ्टर रिटायरमेंट, अभी कोई रिटायर नहीं हुआ, उसके बाद 15-16% के रिटर्न का वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिटायर तो नहीं हुआ है लेकिन डेथ हुई है। और अभी 7th पे कमीशन में जो उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशियल पे है वो 18,000 है, जो 4th क्लास का है। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था होती और किसी की डेथ होती तो उसके परिवार को न्यूनतम जो पेंशन मिलती, फैमिली पेंशन, वो 9,000 मिलती। लेकिन एनपीएस के अंतर्गत जिनकी डेथ हो रही है उनके परिवार को, अभी जो मेरे सामने एग्जाम्पल आए हैं प्रदेश में, उसको 700 रुपए, 765 रुपए इस प्रकार की फैमिली पेंशन मिल रही है। तो रिटायरमेंट की तो अभी बात की बात है कि उसमें शेयर धारक रहेगा या भागेगा, लेकिन जो डेथ के केस सामने आ रहे हैं उसकी दुर्दशा यह है कि किसी भी मृत व्यक्ति का परिवार क्या 700 रुपए में चल सकता है, जिसकी अभी बहुत बढ़िया बात दिनेश शर्मा सपोर्ट कर रहे थे। आपने बहुत बढ़िया बात उठाई सामने सब है जी, बहुत बढ़िया बात उठाई। मैं पांडे जी के पास चलूंगा, चंद्रभूषण पांडे जी। ये देखिए एक बिल्कुल जमीन से सवाल आया, इसमें दाएं बाएं नहीं हो सकता। रिटायर नहीं हुआ मान लिया, 2005 में तो स्कीम ही आई, लेकिन जो लोग दिवंगत हो गए, और ठीक बात कही दिनेश शर्मा ने, अगर पुरानी व्यवस्था होती तो 18 के आधे 9, उनके घर में 9,000 आता फैमिली पेंशन के तहत, हाफ ऑफ द लास्ट पे। यही है ना नियम पहले। अब मिल रहा है 765। बताइए कैसे कैसे जिएगा आदमी? आप रास्ता बता दो भाई, 765 का बजट बना के दिखा दो परिवार का। चंद्रभूषण जी। नहीं, मैं अमिताभ जी इस विषय पर स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ जी 3-4 सवाल आए, जो सवाल आपने ब्रेक के पहले उठाया तो उसको भी लेते हुए मैं बात रखता हूं। पहला तो एक देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार की उसमें जो पूरी कोशिश है, उसमें रहती है जो सरकारी डिबेंचर्स है, बॉन्ड है, ज्यादातर निवेश उसमें होते हैं। इसके अलावा कर्मचारी को साल में एक बार जो निवेश का पैटर्न है उसको देखने का, बदलने का अधिकार भी इसमें प्राप्त है। ये बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया दिनेश शर्मा, मैं इनसे सहमत हूं इस बात पे। देखिए सच्चाई क्या है कि अभी 7वें वेतन आयोग के सामने जो एनपीएस की खामियां थी, इसको लेकर तमाम कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी बात रखी। 7th पे कमीशन के कई अच्छे रिकमेंडेशन है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता को यहां रखना चाहता हूं कि बहुत खुले मन से हम न्यू पेंशन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, एनरिच करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इसमें जो कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको हम विचार करके बेहतर कर सकते हैं। नहीं ठीक है, एक सवाल छोटा सा पूछ लूं अगर इजाजत हो। जी पूछिए। क्या कोई न्यूनतम गारंटी दी है शासन ने? क्या शासन ने कोई न्यूनतम गारंटी दी है अपने कर्मचारी को कि शेयर बाजार में आग लगे, कुछ हो, उठा पटक, तुम्हें इतना मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी है? नहीं, एनपीएस जो है आप देखेंगे पूरे विश्व में, यूरोप में उठा लीजिए, यूएस उठा लीजिए,
अरे NPS is यूरोप both और popular कायमगंज बराबर कर life दोगे security system है। चंद्रभूषण जी, और आफ्टर एटा इटावा फर्रुखाबाद और यूरोप बराबर कर दोगे। रिटायरमेंट मैं मानता हूं। मां भाई इतना तेज नहीं चलो मित्र। मैं बात तो पूरी कर लूं, मैं बात तो पूरी कर लूं। देखिए एनपीएस जो है, आप जानते हैं कि एनपीएस जब 1 जनवरी 2004 को लागू हुई, उसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उस एनपीएस को और विस्तार देते हुए आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया। देखिए आम नागरिकों को जीवन सुरक्षा मिल सके, सरकारी कर्मचारियों को मिल सके, सरकार अपने सीमित संसाधनों में सर्वोत्तम प्रयास करती है। देखिए संसाधनों की अपनी सीमा है, मर्यादा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए संसाधनों की भी मर्यादा है। लेकिन मैं इस बात से दिनेश शर्मा की सहमत हूं कि जो असामयिक मृत्यु होती है, असामयिक मृत्यु की दशा में एक निश्चित पेंशन राशि फिक्स की जानी चाहिए। और मैं मानता हूं इस बात को हम सरकार के सामने रखेंगे और सरकार निश्चित रूप से एक बहुत संवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश में है। अमिताभ जी एक बात और मैं जोड़ दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो 700 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात आई है, तो अन्य राज्यों में ऐसे अनुभव नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनुभव नहीं है, गुजरात में ऐसे अनुभव नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसे अनुभव नहीं है। जहां जहां हमारी सरकारें और भी राज्यों में है, वहां बेहतर प्रबंधन चल रहा है पेंशन फंड का। और हम सभी जानते हैं कि पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट का एक पूरा एक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक करेंगे। अरे भाई एटा इटावा फर्रुखाबाद गाजीपुर कानपुर पडरौना में किसने पार्लियामेंट का एक्ट पढ़ा? जो आपकी रैली में आते हैं वो जानते हैं पार्लियामेंट का एक्ट, वो जानते हैं एनपीएस। ये जो जूही सिंह की पार्टी में भैया जिंदाबाद कर रहे हैं वो जानते हैं, सिखाएंगे सबको। अजब हाल है। ये राहुल गांधी आए हैं, नई रोशनी लाए, जो झंडा लिए घूम रहे हैं कांग्रेस में बच्चे, वो जानते हैं एनपीएस। अंग्रेजी में इतना बड़ा फॉर्मेट आपने बना के दे भी दिया और उसमें छोटी छोटी शर्तें लिख दी, कौन पढ़ पाएगा? आप बात कर रहे हो आईएएस और आईपीएस के लिए क्या? मैं बात कर रहा हूं लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए, मैं बात कर रहा हूं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लाखों कर्मचारियों के लिए, बात कर रहा हूं प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए। आप बात कर रहे हो अवर सचिव, अनु सचिव, फला सचिव, ढिका सचिव, वो तो अपना हिसाब खुद ही रख लेंगे, उल्टा आपका भी रख लेंगे। जूही सिंह, अजब ही तमाशा है भाई, और इस तमाशे में सब लोगों का भरपूर योगदान रहा है, सारी पार्टियों का। इसलिए मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूं। इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में सारी पार्टियों ने ईश्वर की कृपा से अपना भरपूर ऐतिहासिक योगदान दिया है। नहीं अमिताभ जी, जैसा आपने कहा कि सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और कुतर्क करके हम सब अपना बचाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न तिवारी जी और शर्मा जी ने उठाए वो हम सब पर लागू होते हैं और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि समय लगा हो कुछ सरकारों को समझने में, जैसा कि पांडे जी कह रहे हैं कि सरकार में समय लगा, नई योजना है, लेकिन अब सबको समझ में आ गया है। तो अब इनकी मांगों को हम क्यों नहीं स्वीकृति दे सकते हैं? विपक्ष आपके साथ है। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि बातचीत करना और सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे इस स्टेट में अच्छा प्रबंधन है और यहाँ कुप्रबंधन है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा सूबा है, इसको लागू करना चाहिए। जो कर्मचारी चाहते हैं, जो बात कही जा रही, 16 से 18% रिटर्न कौन से इन्वेस्टमेंट से आ रहा है? अमिताभ जी, हमें तो आज तक मिला नहीं। जो आपने कहा तिवारी जी ने कि भाई हमें 12%, 11% मिल जाए, उतना ही काफी है। और सरकार की यह भी प्रतिबद्धता अब नहीं है कि ये केवल सरकारी यूनिट्स में, और सरकारी भी आप देख रहे हैं कई कई जगह बंद हो रही है। एक बड़ा स्कैंडल आया है, तो वहां पर भी पैसा लगे, इसकी सिक्योरिटी क्या है? आपने खुद ही यह प्रश्न उठाया कि न्यूनतम तो कोई सिक्योरिटी सरकार दे नहीं रही है, तो कम से कम उस पर तो एक स्टैंड आए सरकार का। जी अमिताभ जी। जी बिल्कुल ठीक बात कही। अंशु अवस्थी, 10 साल जी आपके पास केंद्र की सरकार रही, आज आपने कहा कि हम तो आजन्म कर्मचारियों के साथ रहे, तब थोड़ी सुध ले लेते तो ये आज बवाल ही नहीं होता। नहीं, तब धरना ही नहीं देना पड़ता इन लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं ये सर्वदलीय अव्यवस्था थी। नहीं, अमिताभ जी देखिए, निश्चित तौर से आपकी बात से मैं कुछ सहमत हो सकता हूं, इसलिए कि एक नई व्यवस्था लाई गई थी और निश्चित तौर से आज अगर इनको जानने का अधिकार मिला है तो किससे? सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही राजकिशोर तिवारी जी गए थे पूछने कि भैया हमारा पैसा कहां है। आज ननकू रज्जाक सूचना के अधिकार से ही जान सकते हैं कि पैसा कहां है, वो भी हम लेके आए। खैर देखिए अमिताभ जी,
निश्चित तौर से आज राजकिशोर तिवारी जी भी, अभी मैं वार्ता कर रहा था, आज ये भी 10 साल बाद इस सिस्टम को पूरी तरीके से समझ पाए कि इसमें ये खामियां हैं, ये छेद हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि चलिए ठीक, हमारी 10 साल सरकार रही और वो जो छेद थे वो नहीं पूरे हो पाए, हम आज पूरी तरीके से सहमत हैं और हम चाहते हैं कि निश्चित तौर से कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा ये राज्य की और सरकारों की जिम्मेदारी है। तो हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं, ये कानून लेकर आए, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ प्रत्यारोप से नहीं रोका जा सकता अमिताभ जी कि 10 साल हमारी सरकार रही तो उसमें हमने नहीं किया। जो जो कमियां हैं समय के साथ हम भी सीख रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम अब से, जैसा जूही जी ने कहा, तो हम चाहते हैं अभी से शुरू हो। आप राजकिशोर तिवारी जी यहां पर बैठे हैं, क्या 10 साल पहले ये आंदोलन हुआ था? नहीं हुआ था। जब ये धोखाधड़ी शुरू हुई है तब से ये शुरू हुआ। तो बहुत पहले विश्वसनीयता और गारंटी सरकार तय करे, हम सरकार के साथ हैं। रुकना होगा अंशु, रुकना होगा मित्र, समय बहुत कम है। चंद्रभूषण पांडे जी, मैं भाजपा का एक छोटे से सवाल पर कमिटमेंट चाहता हूं, हां या ना। पेंडुलम वाली स्थिति नहीं। आप 20% का लाभ कमाओ अपनी विशेषज्ञता से, 200% का कमाओ, 400% का कमाओ, आपकी योग्यता, वो सरकारी खजाने में रखो। लेकिन इन गरीब कर्मचारियों को 12% का एक कमिटमेंट सरकार दे कि भाई 22 कमाएंगे हम तो बाकी हम रख लेंगे 10%, वो कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करेंगे, मनरेगा में और कामों में, सड़क में, बिजली में, पानी में। लेकिन तुम्हारे 12 की गारंटी अगर 8 भी रह जाएगा तो 4 हम डालेंगे। चंद्रभूषण जी, ये कर लीजिए, बवाल खत्म। मैं हरकिशोर जी को मनाऊंगा, मैं दिनेश शर्मा को भी मनाऊंगा कि चलो अब ठीक है, छोड़ो। अमिताभ जी, मैंने अपने पिछले चरण में भी बात हुई। देखिए, मेरा यह मानना है कि एनपीएस को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, उसको ज्यादा वस्तुनिष्ठ और तार्किक बनाने की दृष्टि से, उसमें जोखिम कम करने की दृष्टि से हम खुले मस्तिष्क से उस पर काम करने को तैयार हैं, विचार करने को तैयार है, विमर्श करने को तैयार है और एक कर्मचारियों के हित में एक बेहतर स्थिति में एनपीएस को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसमें हम हमेशा तैयार हैं कि एक बेहतर एनपीएस स्कीम, एक बेहतर प्रणाली बन सके जो अधिकतम रिटर्न इंश्योर कर सके कर्मचारियों के लिए। इसकी भी उम्मीद और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द उठाया जाए, क्योंकि अब आंदोलन बड़ा होता जा रहा है और राज्य कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें इनके फ्यूचर को लेकर एक गारंटी चाहिए इस सरकार से। दर्शकों से हमने जो सवाल किया था, दर्शकों की क्या राय है ये भी जान लेते हैं। हमने सवाल किया था दर्शकों से कि क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। इस पर लोगों ने भरपूर वोट किए हैं, परिणाम हम आपको बता रहे हैं। जो हमारे दर्शकों की राय है इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 96% लोगों का कहना है कि हाँ, पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। 4% का आंसर ना में है और ऐसा कोई भी नहीं जो मत ना बना पाए। आर या पार और एक तरफा वोट। अमिताभ जी, एक तरफा वोट। चंद्रभूषण जी, ये लोकतंत्र है। कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि जनता की आवाज भगवान की आवाज। वो अक्सर इस बात को, डायलॉग को बोलते थे। तो अगर जनता की आवाज माने, और जितना ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना जो सर्वे करती हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, सपा के लिए, कांग्रेस के लिए, जो टाई वाई लगा के आते हैं कंपनी वाले जिनसे आप लोग सर्वे कराते हो, उनका जितना सैंपल साइज होता है ना, उससे बड़ा सैंपल साइज है इस महाबहस का। इसलिए इस बात को जनता की आवाज मानना चाहिए कि जनता क्या चाह रही। कोई चीज हम कह रहे लाख सोने की हो, लेकिन जिसके लिए है जब उसको ही मंजूर नहीं, तो लोकतंत्र में फिर वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। कोई व्यवस्था अंतिम कैसे हो सकती है अगर जनता जनार्दन को मंजूर नहीं। 2-3 बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। चंद्रभूषण जी, आपको याद होगा इस देश में 70 के दशक का जो भारत था, आदमी पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं पैसा नहीं जमा करता था, सरकारी बैंक में भी नहीं जाता था। वो कहता था बैंक की गारंटी नहीं भैया, पोस्ट ऑफिस ठीक।
80 और 90 के दशक में सरकारी बैंक में आदमी भरोसा कर पाया, वो भी जबरदस्ती, जब आपने सैलरी अकाउंट वहां ट्रांसफर कर दिया स्टेट बैंक में। और 90 के दशक तक हिंदुस्तान का आम आदमी किसान विकास पत्र खरीदता रहा, सिर्फ इस बात पर कि एश्योर्ड रिटर्न है, कम है लेकिन एश्योर्ड है। फिर जब आप उसमें बिल्कुल ही लुटिया डूब गई, 16 साल में डबल करने वाली स्थिति में पैदा हो गया डाक खाना, तो फिर छोड़ा। और आज भी आप लोगों की मनस्थिति देखिए देश को समझने के लिए, चंद्रभूषण भाई, यह बात राजनेताओं को समझनी चाहिए। स्टेट बैंक और एक निजी बैंक की शाखा अगल बगल खोल दो गाजीपुर में, 10 में से 8 स्टेट बैंक जाएंगे, 2 निजी बैंक जाएंगे। आज भी यह देश का मानस है। यह यूरोप नहीं हो सकता, यूरोप होने में अभी 1 शताब्दी लग जाएगी। यह अमेरिका भी नहीं हो सकता। अमेरिका में लोग विश्व भ्रमण पर निकल जाते हैं अपनी स्थायी नौकरी छोड़कर, इस्तीफा देकर, छुट्टी लेकर नहीं, कहते फिर आएंगे तो फिर नौकरी खोज लेंगे। हिंदुस्तान में बताओ कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ तो मैं उसके चरण धो के पी लूं, जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर, स्थायी नौकरी छोड़कर घूमने चला जाए। ना तो रिश्तेदार मार डालेंगे भाई कि पागल हो गए हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप बाजार के साथ खेलिए, सरकार के पास कुशन है, वो खेल सकती है, लेकिन मोहम्मदाबाद में, खिमसेपुर में, बेबर में, मऊरानीपुर में, गरौठा में, मोठ में जो कर्मचारी प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी है, वो नहीं झेल पाएगा मित्र, नहीं झेल पाएगा। शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन 11,000 वोल्ट का करंट है। मेरे जैसा आदमी तो आज तक शेयर मार्केट में एंट्री ले नहीं पाया, 1 रुपया का शेयर नहीं खरीदा। और आप मानकर चल दिए कि सब लोग इतने अर्थशास्त्री हो गए। ये वॉरेन बफेट नहीं है, जूही सिंह समझ सकती हैं शेयर मार्केट, चंद्रभूषण पांडे समझ सकते हैं, लेकिन लाखों लोग नहीं। और एक जो बात दिनेश शर्मा ने कही, वो बात मेरे हृदय को छू गई, मेरी आंख गीली हो गई। आज जो आदमी दिवंगत हो रहा है, 18,000 रुपया न्यूनतम प्राथमिक सैलरी है एंट्री पॉइंट पर, और उसको कितना पेंशन दे रहे, परिवार फैमिली पेंशन के नाम पर 765 रुपए। ये अन्याय है मित्र, ये अन्याय है। लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ईश्वर न करे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति होता और ऐसी स्थिति से गुजरता उसका परिवार, और उसके हाथ में 700 रुपए आते महीने में, तब क्या हम इस स्कीम के पक्ष में खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। हम सुविधा के टापू पर बैठे हैं, इसलिए झंझा बातों से जूझते हुए लोगों के प्रति संवेदना नहीं रखें, ये ठीक नहीं। इस सुविधा का टापू कभी झंझा बातों में परिवर्तित हो सकता है, अचानक हो जाता है परिवर्तन, पता नहीं लगता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इन लाखों कर्मचारियों की बात सुनिए, इनकी पीड़ा सुनिए, इनको वचन दीजिए। 60 साल तक जो आदमी सेवा करता है, वो इतना तो चाहता है कि वो हुकूमत जो उसके वोट से बनती है, वो कम से कम उसको एक न्यूनतम गारंटी तो दे दे। ठीक कहा हरकिशोर भाई ने, 20%, 30% आप रखो महाराज, इनको 10-12% की गारंटी दे दो, लेकिन लिखित गारंटी दो कानूनन, किसान विकास पत्र की तरह, इंदिरा विकास पत्र की तरह। इतना कर दीजिए, मैं कृतज्ञ रहूंगा, लाखों कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे, उनके बाल बच्चे भी दुआ देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कि इस महाबहस का एक नतीजा निकले, ऐसा फैसला लिया जाए जो लाखों कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसे दूर कर दे, चिंता है उसे दूर कर दे। महाबहस में इस वक्त इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।